एक बहुत नामी आतंकवादी, उसकी 3 बरचाई वो चवाल थाने में कई महीने लगातार रही। हर शाम को आज इसके आता, कल को किसी को और को चाहिए तो वो उसके कमरे में जाएगी। पुलिस वालों ने ये काम किया है। उसने प्रमोशन के लिए अपने साले को मार दिया। खालड़ा को पर्सनली तो मैं 2 बार ही मिला हूँ। सतनाम ने तो मेरे फादर को उठा लिया था और 10-11 दिन हवालात में रखा। ये सतनाम भी इन्वॉल्व था, इन्वॉल्व है खालड़े में। अच्छा। अजीत सिंह संधू ने जो बात कही, उसने मुझे कहा तेरे को अगर शरेआम गोली मारकर भी मार दिया जाए तो कोई कचहरी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तू तो पहले से मरा हुआ है। अच्छा, कैसे मतलब? और एक सब इंस्पेक्टर आया, रिवाल्वर निकाला, 2 गोली उसके सिर में मार दी। पिंडरा वाला टाइगर फोर्स का जे आदमी AK-47 की नोक पर लड़की उठाता है, 2 दिन उसको अपने पास रखता है। यार कोई एक ही खाड़कू उठाकर मुझे दिखा दो ना जो खालिस्तान के लिए लड़ा है। पैसे के पीछे लड़े हैं जी, बाद में तो एरिया के पीछे लड़े हैं जी, इतना एरिया मेरा है, इतना मेरा है। ढिल्लों साहब वेलकम बैक। पहली बार स्टूडियो में हमने बाहर ही किया है, दोनों बार जो पुराने वाले किए थे। तो अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है पंजाब में, खासकर मुझे लगता है कि माझा रीजन में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही है। सतलुज मूवी एक आई है उसको लेके, दिलजीत दोसांझ की, तो उसमें जसवंत सिंह खालड़ा के बारे में बताया गया है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, एक साइडेड व्यू जो दिखाया गया है उस पूरी फिल्म में। वो जो पूरा फेज़ था 80s का 90s का, वो आपने बहुत क्लोजली देखा है। आप तरन तारण से हैं तो वो सबसे ज़्यादा गढ़ था, जो मिलिटेंसी थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चाई इसमें ना इधर की ना उधर की, जो असली में ग्राउंड में हो रहा था, चाहे वो पुलिस वाले कर रहे थे, चाहे वो जो टेररिस्ट हैं वो कर रहे थे, या आम जनता जो है उन्होंने कैसे उस चीज़ को जिया है, और आज वो लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या वो बदला है क्या नहीं। तो हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद खालड़ा से शुरू करते हैं। अरिहंत जी, सबसे पहले तो आपको और आपके देखने सुनने वाले सभी को नमस्कार। और मुझे भी बढ़िया लगा, आप बहुत देर से कह रहे थे कि नेक्स्ट शूट स्टूडियो में करेंगे, स्टूडियो में करेंगे। तो मेरा भी वादा था स्टूडियो में ही करेंगे। तो स्टूडियो में बैठने का सौभाग्य उस सीट पर जहाँ बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं मेरे से पहले, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो आपने तो बड़ों बड़ों को झेला है। देखिए, जसवंत सिंह खालड़ा को पर्सनली तो मैं 2 बार ही मिला हूँ। अच्छा, सिर्फ 2 बार। लेकिन ऐसे मुलाकात तो जैसे मेरा, आपने तो देखा, मेरा गांव भी देखा, घर भी देखा, पास में कस्बा है चबाल। वो अक्सर अमृतसर जाते हैं, अपने गांव जाते आते वैसे मिल जाते थे, वो और बात है। कभी कभी चबाल में मेल हो जाता था, कई बार किसी गैदरिंग में भी मेल सत्संगकाल वगैरह हलवाए हो जाती थी। लेकिन जो मिलना जिसको बोलते हैं ना, वो 2 बार ही हुआ। जब भी बैठ के बाहरी बातें हुई हैं कुछ देर, तो किसी ना किसी टॉपिक पे, तो उसमें मेरा एक दोस्त के बारे में ज़्यादा चर्चा होती थी। खालड़ा करता था स्पेशली, जो उस एरिया में काफ़ी मशहूर था अत्तवादियों को मारने में। अच्छा, हाँ। तो वैसे दोस्त ऐसा था, कॉलेज टाइम में 1 साल मेरे साथ पढ़ा है। कौन? अजीत सिंह संधू? नहीं, तो सुरेंद्र पाल सिंह। अच्छा, हाँ, जिस पर आरोप है कि उसने खालड़ा को उठाया है। अच्छा, तो वो अभी जेल में है? पहले तो जेल में ही था। अच्छा, पहले उनकी सजा कम थी, लेकिन उन्होंने ऊपर रिट करके बढ़वा ली खुद ही सजा। अच्छा, हाँ, सजा 7 साल दी थी। तो वो उन पुलिस वालों में थे जो वहाँ पे उठा के लेके गए थे, जो आरोप था। हाँ, जो आरोप था। अच्छा,
ये तो बहुत ही, ये तो मुझे भी नहीं पता था। नहीं, ये बताने वाली बात ही नहीं है। पता है क्या है, कि अगर कोई आदमी अच्छा हो ना, तो उसको तो हम बढ़ा चढ़ाकर भी उसके बारे में बात कर देते हैं। दोस्त तो रिश्तेदार बता देते हैं। ठीक है ना। तो इसने कोई अच्छा काम तो किया नहीं है। सुरेंद्र ने। हाँ, सुरेंद्र ने। तो दोस्त इसलिए मैंने बोला हुआ कि इसने मुझे छोड़ दिया। इसकी आंख मेरे पर भी थी। अच्छा, बिल्कुल। जान पहचान होते हुए जान पहचान होते हुए भी। और इसने और सतनाम सिंह दोनों इन्वॉल्व है खालड़े में। इन दोनों, सतनाम ने तो मेरे फादर को उठा लिया था मेरे चक्कर में, और 10-11 दिन हवालात में रखा मेरे फादर को। और ये सतनाम भी इन्वॉल्व है खालड़े में। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये ऐसे दूषणबाजी, निजी दूषणबाजी पर आऊँ तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के साथ भी इन्होंने धक्का किया है। उस पे भी आएंगे। हाँ, लेकिन नहीं, अब वो बोलेंगे जो सच्चाई। हाँ। जो सच, अब उसकी बात करेंगे। वो ये अलग बातें, ये अलग ही रहने देंगे, जो पर्सनली मेरे साथ उन्होंने किया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको सच हजम नहीं होता। अब जो आज सच है वो भी कुछ थोड़ा कड़वा ही होगा। तो सच हमेशा वैसे होता ही कड़वा है, जिसको आम आदमी हजम नहीं कर पाता। तो वो मेरे पर लेबल लगाएगा गद्दार का, सबसे पहले लगाएगा कामरेड का। पहले कामरेड की बात कर लेता हूँ 1 मिनट में। ठीक। मेरा एक दोस्त है तरनतारन। आपको मालूम है पीछे इलेक्शन होके हटी है तरनतारन की। बाई इलेक्शन है। तो वो मुझसे बात कर रहा है और मुझे कह रहा है, टिल्लो साहब हम तो अकाली होते हैं। तो मैंने उसको बोला भी हम भी तो अकाली हैं। बोला है आप अकाली? मैं कहा हाँ। कहता फिर आपको कामरेड क्यों कहते हैं? मैं कहा जी हर उस आदमी को कामरेड कहते हैं जिनकी बातों का इनके पास जवाब नहीं है। जब कोई जवाब नहीं होता तो ये उसको बोलते हैं ये कामरेड है, ये गद्दार है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से वो सर्टिफिकेट आते हैं जो इशू करते हैं। और कोई हिंदू बोले तो उसको आरएसएस का बता देते। आरएसएस का भी। हाँ, अगर हम हिंदू की तरफ की बात करेंगे तो ये पहले तो बीजेपी, पहले आरएसएस, आजकल बीजेपी। बीजेपी आजकल क्यों है? क्योंकि बीजेपी पंजाब में पैर पसार रही है, पूरा जोर लगा रही है अभी 2027 की इलेक्शन में कुछ ना कुछ हासिल कर सके बीजेपी। और देखो क्या बढ़ता है। वो उस पे भी बात करेंगे आखिर में, पर उस पे वापस आते हैं सतनाम और इन पे। हाँ, अब पहले आप जसवंत सिंह खालड़े की ही बात कर लेते हैं। हाँ। जसवंत सिंह खालड़ा बढ़िया आदमी था, दलेर आदमी था, ईमानदार आदमी था, और उसने जो भी किया वो खुद के लिए नहीं किया, और उसको अपना अंजाम भी मालूम था। उसको मालूम था कि जहाँ मैं हाथ डाल रहा हूँ, जिन लोगों के बारे में मैं उठा रहा हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये किसी को भी नहीं बख्शते, किसी का लिहाज नहीं किया। आपको एक मैं नाम तो लेना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अभी वो आदमी तरनतारन में ही पोस्टेड है, पुलिस में। उसकी बात बताता हूँ। मेरा ना एक रिश्तेदार की डेथ होगी, तो उसके गांव को जब जाते तो रास्ते में एक थाना आता है, वहाँ पर उसकी पोस्टिंग थी एज ए हेड कांस्टेबल। जिस दिन डेथ हुई, ये कोइंसिडेंस बता रहा हूँ, और इसके गवाह मेरे गाँव के मेरे लोग हैं, मेरी फैमिली के तो है ही हैं। तो वो नाके पर था, कुदरती मिल गया, जान पहचान अच्छी है। तो उसने पूछा क्या किधर जा रहे, बताया। चलो उसने भी अफसोस जाहिर किया। चलो ये तो आम बात है। खास बात क्या है इसमें?
खास बात ये है कि इन्हीं दिनों में भोग पड़ता है हमारे 10 दिन के बाद, और 10 दिन के भीतर मेरे 2-3 चक्कर उनसे मासी के गांव लगे, और एक दिन शायद, हाँ ना, भोग वाले दिन, हाँ भोग वाले दिन की बात है, वो आदमी मिला हमें तो उसके 1 स्टार लगा हुआ था। वैसे तो बड़ी बात नहीं है स्टार लगना, प्रमोशन होती रहती है, लेकिन उसका कोई चांस नहीं था प्रमोशन का। एकदम प्रमोशन मिली तो थोड़ी जानने की इच्छा हुई कि क्या बात है, इसको प्रमोशन किस केस में मिली है। तो आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर उसने प्रमोशन के लिए अपने साले को मार दिया। उसका साला आतंकवादी था, खाड़कू था, और साला तो जीजे पर विश्वास तो करेगा ही ना, चाहे जीजा पुलिस में है। तो उसको मालूम था कहाँ पर है, वो साइड पे होके अपना दिन काट रहा था। उसने छोड़ रखा था, इधर इनामी हो चुका था पंजाब में, नाम उसके सर पर रखा गया था, लेकिन वो पंजाब छोड़ गया था, बाहर स्टेट किसी में रह रहा था, वहाँ आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था बीवी बच्चों के साथ। तो उसको बुलाया? बुलाया नहीं, वहाँ से उठाया। अच्छा, जहाँ पे रह रहा था। वहाँ से उठाया, पंजाब लाकर उसका मुकाबला बनाया और स्टार लगवाया। ये असलियत है। इसमें खालड़ा कांड के कुछ बात आ गई ना, लेकिन जितनी उन्होंने बात की है वो तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बात की है खालड़ा ने। मूवी में मूवी में जो प्रमोशन की बात की है पुलिस वालों की, उस हिसाब से तो पंजाब में कांस्टेबल रहना ही नहीं चाहिए था। सभी के सभी, कोई एएसआई, कोई सब इंस्पेक्टर, कोई इंस्पेक्टर, कोई डीएसपी, और हर एक सिपाही जो किसी अच्छे ऑफिसर के साथ लगा था, गनमैन, जिनके नाम अपने आप ही डाले जाते थे मुकाबले में, चाहे वो होते थे या नहीं होते थे। तो वो सिपाही तो ड्यूटी तो ऑफिसर के साथ गनवर्क ही कर रहा होता, और रैंक उसको एसपी का मिला होता। एसपी रैंक, ये अगर ऐसे प्रमोशन मिलती जैसे खालड़ा मूवी में दिखाया गया। हाँ, कि 25,000 मार दी। 25,000 तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर कितने पुलिस वाले होंगे पूरे उसमें, पंजाब पुलिस में मेरे ख्याल से 60-65 हज़ार थे उस टाइम पे, 1990-92-95 के आसपास। तो कम से कम आधे तो प्रमोशन मिलना ही चाहिए था, आधों को तो। लेकिन तब नहीं मिला। अब अगर पंजाब में अगर आप जाओ ना, तो आप एक बात देखना ध्यान से, और जो ऑडियंस आपकी मेरे को देख रही है, ये भी अब इस बात पर ध्यान देंगे। पंजाब पुलिस में अगर 5 मुलाजम खड़े हैं किसी जगह, तो उनमें 3 को स्टार लगे होंगे और 2 होंगे बिना स्टार के। ये क्यों है? थानेदार ज़्यादा और सिपाही हवालदार कम है। पहले जो मुंशी होता था, थाने का मुहर्रर जिसको बोलते हैं, वो तकरीबन हेड कांस्टेबल ही होता है था। अब ऐसा ही लगता है। पहले संतरी का जो पहरा होता था वो सिपाही का ही होता था। सिपाही बाहर राइफल लेकर खड़ता था थाने के गेट में। अब आपको हेड कांस्टेबल भी नजर आएगा कभी कभी। अच्छा। और आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो एएसआई 1 स्टार वाला भी राइफल खड़ा वाला मिल जाएगा आपको। अच्छा, पर ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि 92 के बाद कोई रेगुलर भर्ती नहीं हुई पंजाब पुलिस की। अच्छा, बंद हो गए ज़्यादातर। हाँ, एकदम वाली जो इकट्ठी भर्ती होती थी वो नहीं हुई 92 के बाद। और जितने एसपीओ थे, स्पेशल पुलिस अफसर, उनको भी 92 में पंजाब पुलिस का नंबर मिल गया, वो भी सिपाही बन गए। और टाइम पाकर उनकी सीनियोरिटी के हिसाब से
वो सभी आज की तारीख में 92 वाले ASI प्रमोटर हैं। अच्छा अच्छा। और नए इतने भर्ती नहीं हो रहे, बल्कि पुराने ज़्यादा। नए स्पेशल केस वाले हैं ज़्यादा। उस टाइम पे काफ़ी, मेरे ख्याल से 30,000 लोग भर्ती करे थे ना एक साथ। 88 के बाद, हाँ। 86 के बाद ज़्यादा किए थे, 86, 87, 88, 89, और एंड वाली जो है वो 92 की है। उसके बाद मैंने नहीं देखी कोई भर्ती पंजाब पुलिस की। चलो तो ये गुत्थी तो समझ में आ गई। जे आ गई आपके हाँ। समझ में। अब ठीक फिर है? वापस खालड़ा पे चलते हैं। खालड़ा जो के 2 बारे बार में मिले तो पहले क्या तो बातें खालड़ा हुई? के खुद के उसके व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। वो अच्छा आदमी था, वो उसका कोई लालच नहीं था इस बात में। लेकिन वही बात है ना, हमारे कुछ आदत भी है बढ़ा चलाकर हर एक बात को पेश करने की, बताने की। जो बात लोग करते हैं मैं वो बात करने लगा हूँ। मैंने खुद, मेरी रिसर्च नहीं है, सब जीरो है मेरी रिसर्च, कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग जो कहते हैं वो कहते हैं क्योंकि उस समय खालड़ा के टाइम में जो तरनतारन था वो पुलिस डिस्ट्रिक्ट तो था, रेवेन्यू नहीं था। उसमें अमृतसर डिस्ट्रिक्ट था, और उस टाइम अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में भी 3 आ जाते थे, एक अमृतसर सिटी, एक अमृतसर देहाती, और तीसरा तरनतारन को आप जोड़ दीजिए। इन तीनों जगह से उसने वो उठाए हैं 2000 के करीब, 3 जिलों के। जो वैसे तो एक ही जिला बनता था उस समय अमृतसर, तो उस समय पंजाब के 12 जिले होते थे। तो लोग तो यही कहते हैं कि 12 2000 के हिसाब से सीधा उसने 24,000 जे, तो थोड़ा 1,000 ऊपर नीचे करके जैसे 25 बन गया। बाकी बट ये तो सबको पता है, फैक्ट से भी पता है कि जो 70-80% जो खालिस्तानी मिलिटेंसी थी वो तो अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर, इस एरिया में ही थी। इसी एरिया में थी, माझा बेल्ट में थी। तो वो मल्टीप्लाई करना तो वैसे भी गलत है। हाँ। अब फिर आ जाते हैं पंजाब पुलिस की निर्दयी। खालड़ा की स्टोरी इतनी है? इसी नहीं, उसमें अजीत सिंह संधू का नाम आ रहा है ना फिर। हाँ। अजीत सिंह संधू का नाम लगा है ना। उससे भी मिले आप कभी? एक बार मुझे पेश किया गया था उनके सामने। अच्छा। जब खालड़े वाला कांड हुआ ना, जब दोबारा SSP अजीत सिंह संधू लगा है ना, तो मुझे पेश किया गया और मेरा सारा बायोडाटा इसके सामने पड़ा था। और अजीत सिंह संधू ने जो बात कही वो मैं बहुत लोगों को बता चुका हूँ। उसने मुझे कहा कि तेरे को अगर शरेआम गोली मारकर भी मार दिया जाए तो कोई कोर्ट, कोई कचहरी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तू तो पहले से मरा हुआ है। अच्छा, कैसे मतलब? हाँ, ये मैं बताता हूँ कैसे। जब ब्लू स्टार एक्शन हुआ, मुझे फौज ने पकड़ा, मेरा सारा एड्रेस नोट हो गया, सारा कुछ गवर्नमेंट के कागजों में चढ़ गया, इस आदमी को पकड़ा है हमने ब्लू स्टार एक्शन में। जब मैं 13 जून को हॉस्पिटल से भाग गया, वो इन्होंने शो ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी बेइज्जती होती थी कि पुलिस से तो आदमी भाग सकता है, कभी आर्मी से भी आदमी भागा आज तक। ये बात ब्रिगेडियर ओंकार सिंह गुराया जो अभी पंचकूले में रह रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में मेरा नाम लेकर लिखी है। अच्छा, मेरा नाम लिखा है उन्होंने। अच्छा। कुलजिंदर सिंह और एक और दूसरे का जो हम 2 लोग भागे थे। हाँ। कहते भी फौज की हिरासत से भागने को बहुत गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन इस मामले में चुप्पी रखी, पता नहीं क्या बात है। और मेरे बारे में और दूसरे के बारे में लिखा है
कि संभवत वो दोनों किसी न किसी गुट में शामिल हो गए होंगे। तो जिन्होंने वो कहानी नहीं सुनी है, वो हमारे जो पुराने वाले एपिसोड हैं वो लोग देख हाँ, सकते वो हैं, उसमें देख बहुत ले। डिटेल में हमने हाँ, पूरी स्टोरी वो देख कवर ले की। भी कहाँ से मैं भागा था, क्या हाँ। पकड़ा गया था, क्या हुआ है। हाँ। और ब्रिगेडियर ओंकार सिंह के बारे में मैं किताब में तो बाद में पढ़ा, उसके बारे में पहले ही जिक्र कर चुका था एक इंटरव्यू में कि जब 5 जून 1984 शाम को इन अकाली लीडरों को निकालने के लिए, शायद उस समय कैप्टन था अपना ओंकार सिंह गुरैया, यंग ऑफिसर था, जे उनको निकालने के लिए है, पहला सिख ऑफिसर मैंने ब्लू स्टार के एक्शन में देखा था। तो हम सामने ही बैठे थे, तो सबसे पहले बलवंत सिंह रामूवाड़िया बाहर निकला, इसको बहुत जल्दी थी बाहर जाने। अच्छा, इसने सामने जब हमें देखा तो फिर भाग के पीछे हो गया। आप वो टंकी वाले उस पे ही बैठे हुए थे ना, ऊपर? हम तो नीचे आ गए थे। टंकी वाला तो मोर्चा दोपहर 2:30 बजे खत्म हो गया था, जब टंकी पर 2 बम गिरे। अच्छा अच्छा। वहां से तो हम आ गए थे। हाँ। ठीक है ना। तो वो जब इसने हमको देखा तो ये अंदर आ गया वापस, और इन्होंने, कैप्टन ने अपनी वो किताब में लिखा है, ब्रिगेडियर ओंकार सिंह गुरैया ने, भी इनको जब पूछा भी क्या बात है, तो इन्होंने बोला वो जो सामने बैठे हैं ना, इन्होंने देख लिया ना भी हम आपके साथ जा रहे हैं, तो आप मुझे हमें निकालने आए, आराम से हम जा रहे हैं, तो ये हमें गोली मार देंगे बाद में, पहले इनको सामने से हटाओ। फिर हमें हटाया गया वहाँ से। वहाँ हटाने के चक्कर में मैं फट्टड़ हुआ था ग्रेनेड लगने के कारण। अगर वहाँ बैठा रहता तो मैं बचा रहता, शायद मैं फट्टड़ ना होता। चलो कोई बात नहीं, फट्टड़ होता तो मैं हॉस्पिटल गया तो वहाँ से मैं भागा तो मैं पाकिस्तान देख आया फ्री में, बिना वीज़ा के। बहुत कुछ हो लिया है। अगर फट्टड़ ना होता तो जोधपुर जेल काट के आ जाता और एक मिनी बस का परमिट मिल जाता और बस चलाता रहता 20 किलोमीटर के अंदर अंदर। तो अब पूरा वर्ल्ड में लोगों को मालूम है कि कोई कुलजिंदर ढिल्लों है। बिल्कुल। तो वो वहाँ सिर्फ अपने गांव तक सीमित रहता। अब फिर आते हैं खालड़े पर। खालड़े को मालूम था कि इस जो आग में हाथ डाल रहा है ये हाथ जल सकता है, पता था इसको। अब शक की सुई किस पर दौड़ती है। अच्छा, एक और मजे की बात, जो वादा माफ गवाह बना था कुलदीप सिंह बचड़े, हाँ, बचड़े उसके गांव का नाम है, उसका नाम कुलदीप सिंह है। वो भी मेरा दोस्त रहा है। कैसे? मुझसे एक पिस्टल पकड़ा गया था जर्मन का, बहुत महंगा पिस्टल था। उस टाइम SHO थे सुखदेव सिंह बराड़, जो बाद में SSP मजीठा रिटायर हुए हैं। अच्छा। जब कारगिल की जंग हुई तब SSP मजीठा थे वो। अच्छा, वो पिस्टल पकड़ा गया मेरे से, और जे कुलदीप सिंह उसका गनमैन था, सुखदेव सिंह बराड़ का। 1 महीने 1.5 महीने के बाद चबाल में, तरनता रोड में ताराचंद की दुकान है रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स की, उस दुकान पे जे मुझे मिलता है। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा मेरे वाला पिस्टल SSP साहब ने रखा है या DSP साहब ने? तो वो बोला तेरे वाला पिस्टल अभी थाने में ही है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। कहता 1-1 बोतल की शर्त हो जाए। मैं क्या हो जाए? कहता अभी रुक, मैं ला के दिखाता हूँ। वो 15 मिनट में ले आया, इसने पिस्टल दिखाया। ताराचंद वो जीता जागता है तंता रोड में, अभी जो सुनने वाला चबाल के इर्द गिर्द का पूछ सकता है, ताराचंद की दुकान पर लाकर पिस्टल दिखाया और ताराचंद देख के हैरान रह गया। इतना छोटा सा पिस्टल, इतना सुंदर, इतना बढ़िया पिस्टल पकड़ा गया। वो कुलदीप सिंह बचड़े भी मुझे जानता था, जो बाद में गवाह बना। हाँ, उसने भी मुझे सारी स्टोरी सुनाई है। अच्छा, वही बताया जो कोर्ट को बताया उसने कि इन्होंने उठाया था। हाँ। और कोर्ट में फिल्म में कंग चौकी का जिक्र किया गया कि लास्ट बार 6 जून को कंग चौकी में उसको बंद किया गया। लेकिन
चबाल थाने में उसको गोली मारी गई है। अच्छा, और किसने मारी गोली? उसको गोली तो किसी गवर्नमेंट से ही मरवाई होगी। अच्छा, तो क्या स्टोरी बताई उसने आपको? कुलदीप सिंह बछड़े ने उसने तो यही बताया भी लास्ट बार इसको एसएसपी तरनतारण जीत सिंह मनाने आया था चबाल। मनाने आया था हाँ भी कि तो मान जा तू। वापस ले ले, रिट वगैरह जो भी तो दिला लिए वापस ले ले। हम्म, जब ये नहीं माना तो उसने वही डायलॉग जो मच्छियां भूखी मर रही हैं दोहराया, तो इसको वहीं पर गोली मार दी और फिर उसमें नदी में फेंक दिया, सतलुज में। और फिल्म में वैन का नंबर भी है 1313, मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो सचमुच ओमड़ी वैन में ही लेके गए थे इसको, ये सच है। और जो चला रहा था वो इस वक्त यूएसए में बैठा है। जो चला रहा था उसको? हाँ, जो खालड़े की डेड बॉडी को फेंक के आया वो इस वक्त यूएसए में है। तो वो भी पुलिस में था ना उस पुलिस टाइम? में था, हेड कांस्टेबल था। अच्छा सरिंदर पाल सिंह का गनमैन था। अच्छा अच्छा, संधू का आप बता रहे थे, संधू ने फिर आपको ये डायलॉग मारा, उसके बाद आपने क्या बोला और क्या बात हुई? नहीं, इसने जब बोला ना भाई तुझे तो शरेआम भी गोली मार दे तो तुम्हारे घर वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने कहा जी ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं बेकसूर हूँ। फिर क्या बोला वो उसने पता कर लिया था। नहीं, उस किस केस में बेकसूर था जब उस समय उठाया था। अच्छा अच्छा, उस समय नजायज उठाया था। हाँ। वो ना एक बड़ा अपने आप को फन्ने का समझता था, उसका नाम था जगजीत सिंह चौहान एएसआई। अच्छा, वो 6 फुट से ऊपर कद था उसका। वो अपने आप को कहता था एक चौहान और 4 जवान एक बराबर है। और मुझे उठाने में वो लोगों को आवाज़ें लगाता रहा कि आओ, कोई आया नहीं, और मुझे ये वैन में नहीं डाल सका, और मैं उसको लेकर चबाल ठाणे चला गया, जगजीत सिंह चौहान को। उसको मैं चबाल ठाणे क्यों लेके गया? क्योंकि चबाल ठाणे के सामने संधू मेडिकल स्टोर था। तो मुझे वहाँ उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरे घर में फ़ोन हो जाएगा और मेरे घर वालों को पता लग जाएगा कि मुझे पुलिस ने उठा लिया। चबाल एक नाई की दुकान से मुझे उठाया था, कटिंग करवा रहा था। तो ये काफ़ी दिनों से मेरे पीछे लगे हुए थे। इनको ये था भी इसके पास असला है, नजायज असला है, नजायज असला है। उस केस में जब चौहान ने मुझे उठाया और इंटेरोगेट किया, कुछ नहीं निकला, तब जब मुझे छोड़ने लगे तो जीत सिंह संधू ने कहा भी इस आदमी को इतनी बार इंटेरोगेट किया गया, इतना इसका नाम बार बार आता रहा है, सी स्टाफ इसने कई काटी है, तो इसको मेरे सामने तो लाओ। तब मुझे पेश किया गया था उसके सामने। फिर उसने देख लिया कि कुछ नहीं है इस मामले में तो छोड़ दिया उसने? फिर छोड़ दिया, हाँ। लेकिन जहाँ ये सच है ना कि कुछ नहीं निकला छोड़ दिया, वहाँ ये भी सच है कि जिन लोगों ने उन दिनों खाड़कुओं को खाना भी खिलाया ना, उनको भी मार दिया गया, उनको भी उनका साथी समझा गया। ये भी पुलिस ने किया है। अगर तो उसके घर वालों ने पैसा दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो उसका मुकाबला। काबल सिंह नाम ले चुका हूँ, चलो मैं ले दिया नाम। काबल सिंह नाम है जी एक आदमी का। बाबा बुड्ढा साहब मेरे घर के पास ही है, उसके नज़दीक उसका गांव है। 3 भाई हैं, 1.5 किला ज़मीन थी। उसको उठा लिया, उठाया ऐसे ही जैसे खाना खिलाने के चक्कर में या कोई संदेश इधर उधर ले जाने के चक्कर में
वो उसने AK-47 नहीं उठाई थी, लेकिन उसको काबल सिंह को उठा लिया गया और छोड़ने के इवज में 2 लाख रुपया मांगा गया। और उस समय 1 एकड़ की कीमत ना, उसकी 1.5 एकड़ की कीमत शायद 6 लाख रुपया थी, 1.5 एकड़ की। तो उसके हिस्से की 2 लाख की आधा किला बिक गई, काबड़ सिंह छूट गया, जान बच गई, लेकिन ज़मीन बिक गई जो भी आधा एकड़ थी। जे मेरे पास है, अगर कोई छानबीन करना चाहे तो मैं काबल सिंह से मतलब उसको मिलवा दूंगा। तो ये किसने खाया और पैसा? एक और केस, खाया किसने पैसा? ये पुलिस वालों ने? पुलिस ने उठाया उसको, SHO ने, नाम है उसका SHO का, शर्मा। चलो, एक ये केस। दूसरा केस और मेरे, वो ऐसा था भी नए नए आदमियों को कैसे फंसाते थे उग्रवादी। जैसे किसी को फिरौती के लिए चिट्ठी डाल दी है और डर भी है इनको कि कहीं वो आदमी पकड़वा ना दे, तो ये खुद कभी नहीं जाते थे। अच्छा। ये बिल्कुल नए लोगों को, नए लड़कों को, इनोसेंट लोगों को यूज करते थे। चबाल का सुखदेव सिंह, सन ऑफ अवतार सिंह, बाबे बूढ़े पढ़ता था कॉलेज में लड़का। उसको ये बताया गया कि किसी से पैसे लेने हैं, ये नहीं बताया फिरौती है, पैसे दूसरे लेने हैं। फिर जो आप एक दूसरे को जैसे हम उधार देते हैं, किसी से पैसे लेने हैं तो मेरा टाइम नहीं है, तू ऐसा कर, तू जाके तो वहाँ से पैसे ले। सुखदेव सिंह गया, ट्रैप लगा हुआ था, पुलिस ने उठा लिया। सुखदेव सिंह कुछ नहीं बता पाया, कोई ग्रुप के बारे में, कोई असले के बारे में उसको पता ही नहीं था। उसको इतना ज़्यादा इंटेरोगेट कर दिया, उसकी जान चली गई। ये 2 केस तो मेरे बिल्कुल नज़दीक के हैं। एक मेरे गांव का है, वो केस है, मैं डेट तो नहीं, मैं वीक बता सकता हूँ, लास्ट वीक नवंबर सन 1992। नाम उसका बलजीत सिंह उर्फ तोती। पंजवड़ का एक कैड था नीलू, नीलू के स्कूटर के वो पीछे बैठा, चबाल थाने वालों ने उसको उतार लिया और नीलू को जाने दिया। उसको अंदर ले जाकर कुछ भी नहीं पूछा, तेरा नाम क्या है, जा कुछ भी नहीं, ऐसे बरामदे में बैठाया, बाहर हवालात में भी नहीं दिया। और एक सब इंस्पेक्टर आया, रिवाल्वर निकाला, 2 गोली उसके सिर में मार दी। उसका केस हमने CBI को लगवाया था। जब यही हुई थी ना इंक्वायरी, जब खालड़ा वाले केस की, तो लगवा दिया था। लेकिन उसके फादर ने पैसे ले लिए उस थानेदार से। पैसे ले लिए? कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से मिला, शायद पता नहीं कितना मिला, और कुछ वो थानेदार जो जिसने गोली मारी थी वो फंसता था और उससे पैसे ले लिए। तो ये सब ये केस वो है भी, कोई भी आदमी मेरे पास आ जाए मैं मिलवा दूंगा। तो ये साबित करते हैं तीनों केस कि पुलिस ने इनोसेंट मारे। अब जो उस समय अगर बात करें 1990, 91, 92, 93 की खासकर, तो उस समय पुलिस को, जो आप लोग थे वहाँ पे, जो आम गांव वाले थे जिनका ना मिलिटेंसी से कोई मतलब था ना पुलिस से कोई मतलब था, तो क्या वो लोग, उन लोगों के बीच में वो कैसे देखते थे पुलिस को कि
और किस तरीके से देखते थे टेररिस्ट को, क्योंकि ऑब्वियसली एक दोनों से ही लोग दूरी बनाकर रखते थे, दोनों से। ये हमेशा से था या ना ये ना, उस वक्त ज्यादा था, 1990 के बाद ज्यादा? हाँ, दोनों से ही दूरी बना के रखते थे। सिर्फ कुछ लोग जैसे आकर्षित हुए हैं गोल्डन घड़ियों को देखकर, बढ़िया बूट ब्रांडेड देखकर, रेबन की ऐनकें देखकर, वो लोग कुछ आकर्षित हुए हैं अपने आप, वो जो आए हैं मिलिटेंसी की तरफ। ये जो बने आतंकवादी बने जो लोग, वो बस ऐसे ही बन गए कि हीरोगिरी दिखाने के लिए, बिल्कुल, ज्यादातर। हाँ, उनको ये नहीं मालूम था भी खालिस्तान किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए, खालिस्तान क्या होता है, मालूम ही नहीं था। और लेफ्टिनेंट जनरल थे खालिस्तान कमांडो फोर्स के, बलविंदर सिंह उर्फ घोड़ा, चबाल का था। वो भी मेरा चेला रहा किसी समय। उसको पकड़ दिया पुलिस ने, लेफ्टिनेंट जनरल था वो, पुलिस ने पकड़ दिया और लालच दिया, भी तुझे छोड़ देंगे यार, तुझे तो भर्ती कर लेंगे, तू इतना बड़ा आदमी है, तुझे अच्छे रैंक पर भर्ती करेंगे, रिकवरी करवा दे, जैसा अपना सारा गैंग पकड़वा दे। उसने अपना सारा गैंग पकड़वा दिया। अच्छा, रिकवरी करवा दी। जिनके घर में खाना खाया वो भी पकड़वा दिए, वो भी लोग पैसे दे के छूटे। और 15 दिन के बाद घोड़े का भी वही असर जो दूसरों का, उसको भी मार दिया। हाँ, मार दिया, पकड़ा उड़ा दिया। उसको कोई भर्ती नहीं किया पुलिस में। हाँ, ऐसा एक घोड़ा नहीं है, बहुत को लालच दिया गया। और कुछ कैट चलते भी रहे हैं लंबा समय, कई तो साल 2 साल चलते रहे हैं, उसको बाद पुलिस में मारा उनको, जब देखा भी अब हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा, मतलब कैट भर्ती कर लिया उसको, कैट बना कैट भर्ती नहीं होते थे, कैट वैसे ही होते थे। भर्ती हाँ, मतलब हाँ, कहने का अपना हाँ, अंदाज में कह रहे हैं भर्ती कि अगर किसी को करते थे वो एसपीओ करते थे। अच्छा। जिसको एसपीओ भर्ती करते थे ना, उसको कम ही मारते थे। मारे है कुछ एसपीओ। अच्छा, वो कैट ही होते थे ज्यादातर। हाँ, तो ये जो कुलदीप सिंह था, ये एसपीओ था। ये क्या कैट बना था या पहले उस साइड था, क्या था इसका? ये नॉर्मल आदमी था ये? इसका कोई कद तो नहीं है पुलिस में भर्ती होने वाला, इस कैट ही होगा जी। अच्छा। तो ये सब जो चल रहा था, मतलब लोग, हाँ, कैट ही था, इसलिए पकड़ाया था एक गैंग। हाँ, अच्छा, कुलदीप सिंह ने। तो ये जो मतलब लोग परेशान किससे थे? पुलिस से ज्यादा परेशान थे या आतंकवादियों से ज्यादा परेशान थे? से क्योंकि सिंपैथी पहले तो बहुत सिंपैथी थी ना, जो इस टाइप के खाड़कू जो हाँ, बोलते हो। सिंपैथी थी। ये अगर कोई कहे ना केपीएस गिल जैसे बोलता है कि आतंकवाद मैंने ख़त्म किया, कुछ जैसे बिट्टू भी बोलता है कि मेरे दादाजी ने ख़त्म किया, बेअंत सिंह ने, नहीं, ये लोगों ने ख़त्म किया। कि लोगों ने कैसे ख़त्म किया? अब आपने बात तो बोल दी, तो अब इसको प्रूव करो। नाम दिलावर सिंह, ठीक है जी, कितना बढ़िया नाम है दिलावर सिंह। अपनी फौज का एक बहुत महान जर्नैल हुआ है दिलावर सिंह। नाम दिलावर सिंह, गांव पोजियां, पंजवड़ के बिल्कुल पास। बीटीएफ का पिंडरांवाला टाइगर फोर्स का जे आदमी, AK-47 की नोक पर लड़की उठाता है, 2 दिन उसको अपने पास रखता है, और जब इर्द गिर्द पूरा शोर मच जाता है, दबाव पड़ता है, तो लड़की को वापस भेज देता है। जब इतना कुछ हो गया तो बदनामी होगी जथेबंदी की। ये काम तो पहले भी करते थे, लेकिन चोरी करते थे, ये शरेआम कर दिया उसने, ठीक है ना।
तो जथेबंदी ने तो निकालना ही था। अगर अच्छी जथेबंदी होती तो खुद गोली मार देते उसको भी, तूने इतना नीच काम किया, लेकिन नहीं, उसको निकाल दिया। फिर दूसरी जथेबंदी उठी, खालिस्तान कमांडो फोर्स पंजवड़, और उसने उसको मार दिया उसी के गांव में। ये भी सच है, ये भी मेरे गांव के पास ही है। कहाँ क्या क्या मतलब इनके मैं कारनामे गिनाऊं। सबसे घिनौना अपराध भी जिस घर में खाना खाना है वहाँ की बहू बेटियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये तो कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। और तो पैसे का कर लेगा नुकसान, मोटरसाइकिल स्कूटर का कर लेगा, ऐसा कर लेगा छोटा मोटा, लेकिन इस बात को कोई नहीं कर सकता। ज़्यादा केस ऐसे थे जिन्होंने खुद पुलिस को इतला दी और इनको मरवाया। और इनमें से कुछ केस ऐसे भी थे कि घर वालों ने खुद मारा उनको, और पुलिस को बोला भी जो मार दिया अब बना लो मुकाबला। बाद में पुलिस ने 2 गोली AK-47 की मारी मरे हुए पर, और मुकाबला बना दिया, और अपना जो भी प्रमोशन था वो ले लिया। हाँ। एक ये कोई आदमी नया मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं रखता था। अगर रखते थे तो हवा निकाल के रखते थे, एक टायर की हवा निकाल दी, पेट्रोल निकाल के रख दिया साइड में, किसी बोतल में भर के रख लिया कि कोई चोरी करने भी आएगा, कोई बंदूक की नोक पे। नया अगर किसी के पास ट्रैक्टर है तो उसकी बैटरी निकाल कर रख लेते थे। अच्छा, कि कौन ट्रैक्टर भी चोर लेते थे क्या ये लोग? ट्रैक्टर, अब ट्रैक्टर का आया केस तो मैं एक और नाम लेने लगा हूँ। गांव वल्टोआ, नाम वत्सन सिंह। हाँ। वल्टोआ बहुत मशहूर गांव है माचे का, पट्टी तहसील का। वहाँ का MLA भी है ना एक, विरसा सिंह। हाँ। टैंकी वाला वो भी आता है ना, मैं टैंकी में हूँ। टैंकी वाले मोर्चे में तो जगह अब कम पड़ रही है, किस किस को सेट करें। क्लेम ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा है। हम तो भी लड़े थे वहाँ पे। विरसे के साथ भी 5-7 आदमी हैं, लेकिन आज तक वो एक भी आदमी का नाम नहीं बता पाया भी मेरे साथ टैंकी वाले मोर्चे में दूसरा आदमी या तीसरा कौन था। टैंकी वाला बताए मोर्चा, तब। टैंकी वाला मोर्चा भी अगर किसी को समझना है तो वो हमारा पहला वाला एपिसोड देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, टैंकी वाले मोर्चे में विरसा सिंह बोलता है मैं हूँ, लेकिन आज तक वो ये नहीं बता सका कि उसके साथ और 2, 3, 4 कौन थे। ठीक है, अगर कोई होते तो बताता। 3 थे उसमें, 2 में से एक तो आप थे, दूसरे से हम मिल चुके हैं, और एक और थे उसके एक और उससे चंडीगढ़ में मिल लेंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, फिर इसने LMG भी डाल दी विरसा सिंह ने टैंकी वाले मोर्चे में। जहाँ से खड़े होकर LMG चलाई जा सकती थी, जहाँ पर वो उसकी वो 2 टांगे आगे रखी जा सकती थी, वो तकरीबन 8 फीट दूर जगह बनती है। तो LMG की बैरल तो 3 फुट से ज़्यादा, 2.5-3 फुट होती है। तो वो LMG जो विरसा सिंह लेके गया ना टैंकी वाला, वो स्पेशल इसी के लिए एक ही पीस बनवाया था। अब आ जाओ, टैंकी वाले मोर्चे की बात चली है तो 2 बीबियों का जिक्र होता है। अभी 2 बीबियां थी उसमें, नाम भी उनका ले दिया है, अभी एक का नाम जे था, दूसरी का जे था। साथ में और भी क्लेम किया भाई साहब अब बच के रहो तुम हमारी कौम से। उन्होंने 1100 कमांडो मारे हैं फौज के, वो भी हेलीकॉप्टर से उतरते हुए, एक भी जमीन पर नहीं आने दिया। जो लिखा है उसमें वल्टोआ ने, नाला वल्टोआ ने नहीं, किसी और ने। अच्छा। जिसने वो बीबियां डाली है। हाँ। उन बीबियों का कोई होगा ना, भतीजा होगा, किसी की बुआ होगी, किसी की मासी होगी, किसी की बहन भी हो सकती है, चलो जो भी है। उनके रिश्तेदारों ने जो पोस्टें डाली हैं, उन्होंने 1100 मारे हैं जी। वो ये क्लेम किया 1100 कमांडो मारे हैं। और साथ में ये लिखा है एक को भी जमीन पर जिंदा नहीं आने दिया, सभी को रास्ते में ही मार दिया।
ये बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, दिमाग फट जाएगा कि वो 1100 कमांडो आए किस चीज पे थे। क्योंकि ये एक हेलीकॉप्टर में तो 4 से 6 आते हैं, 1100 के लिए तो 300 के करीब हेलीकॉप्टर तो आए होंगे। तो कितनी स्पीड रही होगी उन बीबियों की, फिर 250 से कोई पता नहीं, 4 इधर से लैंड हो गए, 4 इधर से हो गए, कभी इधर को बैरल करती होंगी, कभी इधर को करती होंगी, कैसे अच्छा, घुमा घुमा के उन्होंने मारे होंगे, देखने वाली बात होगी ये। अच्छा, ये क्लेम किया कि ये जो बीबियां थी इन्होंने LMG चलाई इनके नहीं, ऊपर। LMG का नाम नहीं लिखा, हाँ, बंदूक से या उन्होंने जो बंदूक से हाँ। 1100 कमांडो मारे हैं। वो टंकी वाले मोर्चे में थी दोनों बीबियां। अच्छा, जी हाँ, टंकी वाले मोर्चे में। अच्छा। और फिर एक और बीबी आ गई है, अभी मैं दिखा देता हूँ मेरे फोन में, जिन्होंने बम्बों की मदद से दरबार साहब में टैंक नहीं घुसने दिए। हालांकि टैंक की तो वहां जरूरत ही नहीं थी। एक बख्तरबंद गाड़ी उन्होंने अंदर डाली थी, किसी तरीके से विकाल तक पहुंच जाए, नुकसान कम हो, जल्दी काम हो जाए। उसका वजन ज़्यादा होने के कारण परिक्रमा से नीचे बैठ गई, एक तरफ को झुक गई। ये उसको चमत्कार मान बैठे कि वह चमत्कार हो गया। ठीक है जी, वो बारी ज़्यादा थी। हाँ, वो बारी ज़्यादा थी, सिर्फ एक गाड़ी आई है। टैंकों की तो जरूरत ही नहीं थी, टैंकों की क्या जरूरत थी, ठीक है ना। तो भाई बहुत सी बातें हैं। अब फिर और क्या, जो सारे टॉपिक आपके मिक्स हो गए। नहीं नहीं, तो कोई नहीं, ये चलता रहता है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि जो ये लोग कर रहे थे ग्राउंड पे, हाँ, मतलब क्यों, क्या आपकी ये लास्ट क्वेश्चन आपका दिया, लोगों ने कैसे खत्म किया। लोगों ने कैसे खत्म किया? लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे के ही ख़त्म किया। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, CRP को दी, आर्मी को दी, जो भी वहाँ उस एरिया में सरगर्म थी फोर्स गवर्नमेंट की, उनको चोरी छुपे इन्फॉर्मेशन दी और इनको ख़त्म करवाया गया। एक बहुत ख़तरनाक आतंकवादी था आपके ही एरिया का, मनो चाहल, गुरबचन सिंह मानोचल। हाँ, तो उसका मैंने देख रहा था मैं, एक दूरदर्शन, जब इसको मारा गया तो दूरदर्शन पे जो था कि इसके गांव में लोगों ने दिवाली मनाई, कितने खुश हो गए थे। जब किसी को छोड़ा ही नहीं है, जब लोगों की तो जमीनों पर कब्जे किए हैं इसने। हाँ बिल्कुल, प्राइम लोकेशन है बिल्कुल निशारा पनुआ गांव, जहाँ पर इसने घर बनाया था। बाद में पुलिस ने उसको चौकी बना दिया, पुलिस पोस्ट बना दिया। तो बहुत करोड़ों रुपए की उस जमाने में वो ज़मीन थी, सड़क के किनारे जहाँ कब्जा किया था। वो तो लोगों को नज़र ही आती थी, और जो इर्द गिर्द थी वो तो नज़र ही नहीं आती। फिर और जितनी पंचायतें थी ना, पंचायत की ज़मीन होती है, गवर्नमेंट ने दी होती है, पंचायत उस ज़मीन को ठेके पे देती है हर साल, उसकी नीलामी होती है ओपन, जो ज़्यादा देगा पंचायत उसको देगी। इन्होंने वो पैसे भी पंचायतों से दिए हैं, गांव में नहीं खर्चने दिया, भी गांव की भलाई के लिए कोई पैसा लग जाए। ऐसी नीच हरकत करते रहे हैं जी। हाँ, और लड़कियां भी, एक लड़की वाला भी केस था कि एक लड़की उठा ली थी, और उसके बाद फिर जो उसकी गैंग में था एक आदमी, उसको पसंद थी वो, तो उसको दे दी। तो उसने 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, उसके बाद वो उनके घर छोड़ आया। ऐसे एक नहीं बहुत केस हैं, लोग बताते नहीं हैं। आप रियल में निकलोगे ना किसी गांव में, तो माजा में ही मेरे साथ आ जाना, कैमरा ले आना। कैमरे पे तो बोलेंगे नहीं ना। नहीं, हाँ नहीं, कुछ बोलेंगे, बोलेंगे वो जिनका उनसे कोई वाव वास्ता नहीं है, वो बताएंगे असलियत। उस गांव के किसी भी खाड़कू का नाम ले लेंगे जो मशहूर होगा, तो मारा जा चुका होगा, उसके बारे में पूछना शुरू कर देंगे, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बता देंगे लोग भी वो कैसा आदमी था, कैसा उसका आचरण था, क्या वो करता था, क्या खाता था, क्या नहाता था।
सारी कुंडली खोल देंगे। हाँ बिल्कुल खोल देंगे। अच्छा आप ये बताओ, जब लोगों को इतनी सच्चाई पता है और खासकर आपकी उम्र के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने वो सारा समय देखा है, उन्होंने मतलब जो जो आप ये बता रहे हो, जब पुलिस वाले तो गोली ही मारते थे, ये तो इन्होंने तो इज्जत भी नहीं छोड़ी किसी की, तो मतलब नहीं 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 नहीं, पुलिस वाले ये आप कह रहे ना गोली ही मारते थे, इन्होंने तो इज्जत ही नहीं छोड़ी किसी की। लाओ एक और केस बता देता हूँ। पुलिस का हाँ। वो भी चबाल थाने का। हाँ। एक बहुत नामी आतंकवादी, उसकी 3 बरजाई और एक 2 और लेडीज। बरजाई क्या होता है? जो भाइयों की पत्नियां होती हैं। अच्छा भाभी मतलब। हाँ, हाँ। वो चबाल थाने में कई महीने लगातार रही और हर शाम को उनके साथ कोई और ही होता था। आज इसके आता, कल को किसी को और को चाहिए तो वो उसके कमरे में जाएगी। पुलिस वालों की, पुलिस वालों ने ये काम किया है। ये एक तो चबाल का मैंने बताया ना, जो मैं जिनको जानता हूँ। हाँ। मैं उनको जानता हूँ, पर ये मेरे को और मेरे इलाके के लोग बताएंगे कि हाँ रही है वो ठाणे। हाँ हाँ रही होंगी बिल्कुल। पर मैं ये है कि क्या लोग खड़े क्यों नहीं होते थे इनके, इन ये जो अत्याचार हो रहा था? क्या तो कौन सा अत्याचार? एक मिनट, कौन इनके बराबर खड़ा होता? अब आगी ना बात कामरेड वाली। इन अत्याचारों के विरुद्ध हमेशा कामरेड खड़े होते थे, हमेशा। शुरू से आप देख लो इतिहास उठाकर, कामरेड ही खड़े होते थे। चाहे पुलिस अत्याचार करे, चाहे कोई सेठ करे, चाहे कोई आड़तिया करे, चाहे कोई फैक्ट्री मालिक करे, कामरेड करते थे। ठीक है, कामरेडों ने ही आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की कि ये गलत कर रहे हैं। इन्होंने कामरेडों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उनके खिलाफ भी बोलते थे ना। कामरेड बोलते थे ना, खुल के बोलते थे, तो कामरेडों को मारना शुरू कर दिया। अब लोग बोलते हैं ये कामरेडों के विरुद्ध क्यों है? ये कारण था कामरेडों के विरुद्ध। जब कामरेड मारने शुरू कर दिए तो फिर कामरेड भी तो पंजाब के ही थे ना, उन्होंने भी तो पंजाब का ही पानी पिया ना, उन्होंने भी फिर ठोकने शुरू कर दिए। उन्होंने भी मारे कई। आप कहीं से भी उठा के देख लो, शुरुआत किसने की है ना, वो पकड़ लो फिर किसने शुरुआत की है। कामरेड मारने की शुरुआत किसने की है? अच्छा हाँ। पुलिस वालों को मारने की शुरुआत किसने की है? गरीब होमगार्ड मारने की शुरुआत किसने की है? वो क्या बेचारे न्यूज़पेपर जो फेंकते हैं हाकर, उनको गरीबों को मारा गया। ठेके पर जो काम करते थे उनको मारा गया। तो ये तो आपके जो पुराने मित्र थे वही मारते थे। बेशक मारते थे, गलत मारते थे ना, जो भी है। तो ये पूरा आतंकवाद वाला तो क्या ये खालिस्तान था? ये खालिस्तान बनाने चले थे लोग। तो ये तो मतलब ये इतना अत्याचार जो हुआ, और हमने पिछली बार भी बात की थी कि अति हो गई। हाँ। तो किसी भी चीज की जब अति होती है तो तो भगवान उसका वो खुद, हाँ, भगवान ही अंत कर देता है अंत उसका। होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, तो होता है। ये जो पूरा कांड हुआ, अब एक बात ये आती है कि भाई पुलिस जो पंजाब की पुलिस है वो इतनी अलग क्यों है? क्या ये सिर्फ केपीएस गिल आ गया उस टाइम ही थी? क्योंकि मैं तो पहले भी सुनता हूँ, 84 से पहले भी वो भी किसी को भी उठा लेते थे। काका का ही हमने सुना है कि उसको भी परेशान किया, उससे उसके जो दोस्त थे उनको उठा के मार दिया था, है ना? तो ये पंजाब पुलिस का क्या ऐसा स्पेशल क्या है पंजाब पुलिस में कि वो इतनी बर्बरता दिखा देती है? क्योंकि केपीएस गिल ने आया होगा तो वो ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉर्मल पुलिस को ऐसे टर्न कर दिया उसने, उसमें वो कैपेबिलिटी थी। ये हमेशा मुझे नहीं लगता कि हर स्टेट में ये सेम है। अगर जड़ पकड़ दी है ना, जो आपने जो मुद्दा उठाया है, इसकी अगर जड़ को आपने पकड़ना है तो आपको अंग्रेज के दौर में जाना पड़ेगा। हाँ, ये मेरी थ्योरी भी है कि ये पक्का इसलिए है क्योंकि ये अंग्रेजों की पुलिस है। उस समय भी इन्होंने ये पूरा वही सिस्टम चलता आ रहा है जो बाकी जगह उतना स्ट्रांग नहीं था, बट पंजाब में क्योंकि अंग्रेजों का बहुत बढ़िया प्रेजेंस था, इसीलिए वहाँ पे ये पुलिस का इतना वहाँ पे हमको देखने को मिलता है।
ये एकदम सही, ये मेरी भी यही थ्योरी थी, क्योंकि उन्होंने ये खालिस्तानियों को तो बाद में मारा है। जो अत्याचारों की बात आती है, सबसे पहले तो जब इंडिपेंडेंस होने के बाद इन्होंने कामरेडों को मारा है, पुलिस वालों ने, नेक्स्ट स्लाइड, है ना। हाँ उस समय में जब ऐसे ही मारा था उन्होंने, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड को मारा है। मतलब उसमें इनोसेंट भी मारे होंगे बहुत मारे- सारे, मा- क्योंकि एक नेचर 80 साल के बुजुर्ग को मारा है बाबा भूजा सिंह, साइकिल पर बेचारा वो आ रहा था, कोई उसके पास हथियार नहीं था, उसको उठाकर मार दिया पंजाब पुलिस ने। हाँ, तो कुछ खासियत तो है पंजाब पुलिस की, इसके नेचर में, डीएनए में है ये। डीएनए में वहाँ डीएनए की आ जाती है, हाँ। इनके डीएनए में वो अंग्रेजों का कल्चर है, अंग्रेजों का कल्चर है। हाँ, और क्योंकि अंग्रेज बस्तीवादी जिसको बोलते हैं, हाँ, पुलिस उसकी है जिसका राज है, बस। पंजाब पुलिस तो खास करके नहीं, वो तो सब जगह ही होता है, सब जगह जिनका ही राज होता है। है ना, पर मुझे लगता है कि ये कोई और पुलिस नहीं कर सकती थी। इतने नहीं जा सकती आगे। और वो फिर केपीएस गिल जो आए उस समय, तो फिर उन्होंने बोला ही था कि ये जो मरने वाले हैं या जो आतंक फैलाने वाले हैं वो जट सिख हैं, बिगड़े जाटों के लड़के हैं। बिगड़े जाटों के जाट ही खत्म करेगा। हाँ, तो जो धार्मिक जाट है वो खत्म करेंगे इनको, पर करेंगे जाट ही। तो वही हुआ, सही बात। क्योंकि मतलब वो बरबर, अगर वो पंजाब पुलिस की जगह कोई और होती तो शायद रोकना मुश्किल था जो ये हो रहा था। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या लोगों में कुछ तो होगा ना, लोगों के सामने कुछ तो लोग अच्छा मानते होंगे ना। जैसे अजीत सिंह संधू है कि वो भाई ट्रैक्टर लेके घुस जाता था, वो टैंक बना के उसको, और वो मारता था। एक बात तो बढ़ाई गई है। अच्छा, ये तो ऐसा था, ये तो मतलब आर्मी ने बोला है ये बात तो। नहीं, ये जो एक इंसिडेंट है जिसमें वो तो लड़के एक ही है ना, बस एक भी है वो, हाँ। मतलब लड़का जो किडनैप कर लिया था और संधू ने बचाया उसको, बस एक ही है ना। बाकी तो बस बना दिया ना, रॉबर्ट हेड बना दिया इसको, या कुछ और कह लो। पर कुछ तो दम होगा ना आदमी में, ऐसे कैसे मतलब। दम था तभी तो उसको दोबारा एसएसपी तरन लगाया। हाँ, एक बार हटा के दोबारा उसको क्यों लगाया गया? तो ये सच्चाई मैं जानना चाहता हूँ कि पुलिस ने अच्छा काम भी तो किया होगा ना बहुत सारा उस समय, नहीं तो आतंकवाद कैसे खत्म होता। नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस ने सभी काम गलत किए, और साथ ही मैं ये भी नहीं कह रहा कि खाड़कुओं ने भी सभी काम गलत किए, लेकिन ज्यादातर गलत किए। सारे तो नहीं, सारे गलत काम नहीं किए, ज्यादातर गलत काम किए, और इसलिए खत्म हो गए वो। यार कोई एक ही खाड़कू उठाकर मुझे दिखा दो ना जो खालिस्तान के लिए लड़ा है। पैसे के पीछे लड़े हैं जी, बाद में तो एरिया के पीछे लड़े हैं जी, इतना एरिया मेरा है, इतना मेरा है। एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर तो गैंग वार चल रही थी। हाँ, गैंग वार खालिस्तान का नाम था। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया इन्होंने। तो बढ़िया, मतलब ये रहा कि पुलिस वालों ने भी इकट्ठा किया, वही मैं कह रहा हूँ, हाँ। पुलिस वालों ने भी खूब पैसा कमाया, उनके भी बच्चे हैं, वो भी बाहर हैं, अमेरिका, कोई कनाडा, कोई यूके। और जो ये थे आतंकवादी थे या जो इनको समर्थन करने वाले थे, उन्होंने भी खूब पैसा कमाया। और ये देखो कि जो राजनीति में, जो इनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने भी खूब पैसा कमाया। तो पिसा तो आम आदमी, जो जिसका कोई दोनों तरफ से आम आदमी पिसा। चाहे पुलिस ने जुल्म किया हो, चाहे खाड़कुओं ने किया हुआ आम आदमी पर। और शुरुआत हुई ये आतंकवादियों ने, जो सारा, जो वापस जाएं हम कि कहाँ से शुरू हुआ ये, तो हमको उन्हीं पे जाना पड़ेगा कि जिन्होंने ये सारा शुरुआत किया, और वो खालिस्तानी आतंकवादी थे। अब बात आती है कि आप जैसे, मैं पूछ रहा था कि आप जैसे जो आपकी उम्र के लोग हैं उनको सब सच्चाई पता है, लेकिन जो आज की जनरेशन है वो जैसे मनोज चाहल को बाबा कहती है, बाबा जी। जो ये जो खालिस्तानी आतंकवादी थे उनको हीरो, उनकी डीपी लगाती है, प्रोफाइल पिक्चर लगाती है, हैं? वो इन्होंने और बहुत तो, उनको तो शहीदों की परिभाषा नहीं गढ़ दी। हाँ। पहली बार इतिहास में हुआ कि कोई आदमी रात के अंधेरे में आधी रात को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हो,
और रात रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। दीप सिद्धू। हाँ बिल्कुल जी, दीप सिद्धू जी। तो ये क्या हो रहा है, मतलब ये बच्चों को बताया नहीं गया कि जैसे आपकी जनरेशन है, क्या आपने अपने बच्चों को या अपने पोतों को क्या कि लोगों ने बताया नहीं कि भाई ये ऐसे होता था, तुम जो सोशल मीडिया पे कर रहे हो तो ये सब मत करो, या इनके पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, कैसा क्या है ये? एक मिनट, उनके बच्चों की बात, मेरे बच्चों की बात है, या उनके नहीं, बच्चों नहीं, की आपके बात नहीं, नहीं नहीं, मैं मिसाल देने लगा हूँ। हाँ, हाँ। भिंडरा वाले के दो बच्चे कहाँ हैं, मालूम है कुछ? नहीं। चलो किसी से पूछ लेना। नहीं, बताओ ना, आपको तो पता ही है, बताओ। एक तो जलंधर है, बड़ा बढ़िया कारोबार कर रहा है, अच्छा, बिजनेसमैन है। अच्छा, वो एक कनाडा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, और दूसरा आदमी तो आपके सामने बैठा है, मेरे बच्चे हैं। हाँ। मैंने नहीं, उनको आपका तो मेरे को पता है, मैंने उनको बताया, वो इस लाइन में नहीं आए। हाँ, आपका तो पता है। जो जिनके परिवारों के साथ ये घटना घटी है ना, उनके किसी के बच्चे भी नहीं आए, ना आएंगे। दूसरे के बच्चे को ये मरवाएंगे। अच्छा। लोग उंगल देने वाले ना, दूसरे के बच्चों को लड़वाएंगे, मरवाएंगे, तो ये खुद के बच्चों को नहीं जे लाएंगे आगे। बट ये तो बहुत जो मेजोरिटी है, मैं कहूँगा कि अगर 60-70% जो बच्चे हैं आज 18, 20, 22, 25 साल के, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, अगर वो फेक अकाउंट नहीं है तो बहुत सारे जो पंजाब का यूथ है वो तो इनको हीरो मानता है ना, खालिस्तानी जो आतंकवादी थे उनको तो हीरो मानता है, और वास्तव में मानता है उनको, मतलब दर्द होता है कि अगर कोई उनको आतंकवादी बोले तो ऐसा नहीं है कि वो चिढ़ाने के लिए या कुछ इस तरीके से फेक है, वो डिवोशन उनका असली है। जैसे आपने कहा कि आपने अपनी कहानी बताई थी कि हमारा भी बहुत वो था 1980-82 में, हम भी मानते थे कि ये तो संत है भिंडरा वाले, तो ऐसा आज भी लोगों को लगता है, बहुत लोगों को। तो इसका क्या कारण है? मतलब अब तो सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ फैक्ट्स अवेलेबल है, आप जैसे लोग बता रहे हैं, और आपने जैसे कहा कि किसी भी गांव में चले जाओ, माजा में, सब बता देंगे, वो पूरी कुंडली खोल देंगे इन खालिस्तानी आतंकवादियों की, जो अपने खालिस्तान के नाम पे इतनी बर्बरता फैला रहे थे। तो वो अपने बच्चे, उनके बच्चे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को? आज वो अमृतपाल फॉर सीएम वो वाला वहां पे माजा में ही तो चल रहा है ये। तो एक बार जो दौर देख चुके हो, उसी टाइप के लोगों को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? मतलब ये तो आप एक्सप्लेन करो। इसका तो बिल्कुल सीधा सा आसान सा जवाब है, कोई बहुत मुश्किल जवाब नहीं है। ये क्यों सपोर्ट करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये बदमाशी है, ठीक है, इनसे लोग डरते हैं। तो हर कोई चाहता है कि मुझसे लोग डरे। शरीफ आदमी डरते हैं, बस। ये बदमाश है, गैंग है, डराने वाला, बस लोगों को। यही बात है बस, और कोई बात ही नहीं है। तो माजा में तो सारे लोग डर रहे हैं मेरे हिसाब से, तो नहीं, वो क्यों डरते हैं? नहीं, जो लीडर हैं वो इनकी परवाह नहीं करते। मैं भी बैठा ही हूँ ना वहाँ पर। तो अभी क्या लग रहा है अभी आखिरी में हम थोड़ी राजनीति की भी बात कर लेते हैं। पंजाब में हाँ, जो मेरा रीडिंग है, हाँ, ये जो अभी आपने कहा बीजेपी बढ़ रही है, हाँ, और हमने लोकसभा के टाइम पे भी देखा था किस तरीके से अमृतपाल लड़ा वहाँ से, और एक दो और लोग लड़े थे जो जीत के आए, तो उससे बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, है ना। पहली बार शायद इतना वोट परसेंटेज आया उनका। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ये जो सब हो रहा है, पहले जो भगवंत मान के का जो वीडियो आया, या जो बोला जा रहा है कि उसका वीडियो है, उसका इतना असर हुआ नहीं वैसे, नहीं, जितना इनको आज थी। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एक तो वो आया, उसके बाद ये सतलुज वाला गेम, नहीं तो ये तो मूवी तो 4 साल पुरानी है। हाँ, ये अभी लाई अब गई है, अभी कैसे हुआ? और अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी अमृतपाल फॉर सीएम, वारिस पंजाब दे का सीएम, ये चल रहा है ट्रेंड। तो ऐसा भी हो सकता है कि अमृतपाल बाहर आ जाए, या फिर हो सकता है, लड़ेगा तो पक्का। हाँ, सीएम बनने के लिए वो पूरा कैंपेन चलेगा। तो ये ऐसा है। एक नाम पंजाब में आप पिछले 40 साल से छोड़ रहे हैं, सिमरनजीत सिंह मान। हाँ
उनको भी माझा वालों ने ही अंदर बैठे MP बनाया था। उस समय इस सीट का नाम था तरनताਰਨ लोकसभा, अब इसका नाम है खडूर साहब लोकसभा। सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है, बाकी वही लोग हैं। बात आ गई फिर वही, जताएंगे भी यही लोग। ज़्यादा लाशों का भी सिलसिला यहीं पर निकला है। पुलिस का ज़्यादा क्या अत्याचार भी इसी इलाके पर हुआ है, खाड़कू भी इसी इलाके से ज़्यादा हुए हैं। लोगों पर अत्याचार खाड़कू ने भी इसी इलाके से किया है। ये जो एरिया है ना, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो समझाओ ना, इसीलिए तो बैठे हो आप। आप तो समझते होगे, तो आप समझाओ हमको, हम जो बाहर वाले नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब ये लोग है ना, धर्म का तो कुछ एंगल है ही नहीं ना। धर्म का तो है, सबसे बड़ा तो कारण यही है। पंथक सीट इसको बोलते हैं। हाँ। ये पंथ खालसा पंथ पंथक सीट तो इसको मानते ही हैं, ठीक है। बहुत कम है कांग्रेस इस सीट से लोकसभा के लिए जीती हो, ठीक है। 1-2 बार शायद डिम्पा जहाँ 1-2 बार और 1-2 जीते हैं, ठीक है। पंथक एंगल तो है, ये बात तो पक्की है। और इसके अलावा आप और क्या सोचते हो, आपके ख्याल में? नहीं, यही है मेरे ख्याल से। तो सबसे ज़्यादा बड़ा कारण तो यही लगता है कि ये बार बार इतना होने के बाद भी जो भी अपने आप को इस पंथ का रक्षक के तरीके से प्रेजेंट करेगा। अगर मैंने इसको पंथक बोला है तो पंथक मतलब धार्मिक हो गया ना। हाँ, धार्मिक लोग है ना। हाँ, तो धार्मिक लोगों की भावनाएं कैसी होती हैं आपको मालूम ही है। हाँ। बस यही कारण है, बहुत जल्दी बहने वाली। अमृतपाल हवा की तरह आया, भावनाओं को बहाकर अपने साथ ले गया। बस ऐसा ही सिमरनजीत सिंह मान के साथ हुआ था। लेकिन दोबारा सिमरनजीत सिंह मान तरन सीट से जीत के दिखाए। अभी क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी का, कांग्रेस का तो अपने आप ही लड़ मर के वो ख़त्म होने वाले हैं। कांग्रेस का तो ऐसा दिख रहा है। अभी बीजेपी और अकालियों का जो है वो भी वैसे ही वीक हो जाएगा अगर अमृतपाल वाला बढ़ता है मामला। तो अगर सेम केस वही आ गया ना, तो जैसे जो बिंद्रा वाले को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्ट्रांग किया था अकालियों को डाउन करने के लिए, और कर दिया था ना। तो लोग तो यही कहते हैं, इसके पीछे भी बीजेपी है, अमृतपाल के पीछे, ठीक है ना, कहते हैं लोग। उसके शायद 2-3 लेटर भी आए हैं ना बाहर बीजेपी के समर्थन में। और यही कहते हैं भी 2027 वाली जो सरकार बनेगी वो अमृतपाल की सपोर्ट से बनेगी और बीजेपी बनाएगी। ये तो मतलब अनोखा काम नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन कि जो सबसे अपने आपस में सबसे ज्यादा नफरत करने वाले सेक्शन है वो दोनों कैसे आ जाएंगे? नहीं, ये तो बस लोगों को समझ आ गया कि ये ऊपर से नफरत करने वाले अंदर से सभी की लालसा गद्दी पाने की है, भी किसी भी तरीके से गद्दी को हाथ पड़ जाए। ये आपको नहीं लगता कि जो लोग हैं पंजाब में, ये जो सारा खेल हो रहा है, जो इस तरीके से 1980 के बाद कांग्रेस ने खेल किया और ये भावनाएं भड़की, ये कहीं फिर से उस तरफ ना चला जाए? या लोग समझदार हो गए हैं आजकल? नहीं, अब अगर आप कहें ना कि हथियारबंद लहर दोबारा नहीं आएगी। हथियारबंद नहीं, वैसे भी अगर देखो भावनाएं भड़कती हैं तो आप हथियार ना उठाओ, लेकिन मन में तो जो देश प्रेम है या जो नेशनल यूनिटी है वो तो कमजोरी होती है ना। कोई भी सेक्शन अगर इसे एलियनेट फील करे, क्योंकि उनको लगे तो गाई अगर ऐसे कुछ होगा उनके साथ, तो ये तो गलत। देखो ये इतने गधे लोग हैं, गधे, ये कभी नहीं समझेंगे। ये मेरी 1-2 बार झड़प हो चुकी है हिंदुस्तान के नाम पे। ये बोल रहे हैं अभी हिंदुस्तान हमारा देश कभी था ही नहीं। कौन बोल रहा है? कुछ खालिस्तानी टाइप लोग। हाँ। हिंदुस्तान तो हमारा देश कभी था ही नहीं। हमारा देश तो पंजाब है,
ठीक है ना, उनको ये नहीं मालूम पंजाब एक रीजन है, देश नहीं है। पंजाबी एक कौम है, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें सिख भी है, उसमें मुस्लिम भी है। ये कौम है पंजाबी। ये कोई एक इस पर दावा नहीं कर सकता कि मैं सिख हूँ तो मैं पंजाबी हूँ। हिंदू भी उतना ही पंजाबी है जितना सिख पंजाबी है, उतना ही मुसलमान पंजाबी है। हिंदुस्तान के नाम पर चर्चा चली तो वो एक था, एक ज़्यादा ही कुछ, मैं कुछ दिन तो बर्दाश्त करता रहा उसको। फिर एक दिन मुझसे नहीं रहा गया, फिर मैंने बोला हिंदुस्तान बाबे नानक का देश है। वो बोला नहीं, पंजाब है बाबे नानक का देश। मैंने बोला भी बाबे नानक ने अपनी गुरबाणी में कहीं पंजाब का जिक्र किया हो? कहता नहीं। तो उल्टा अगला सवाल उसने मुझे दाग दिया, और बाबा नानक ने कि अपनी बाणी में हिंदुस्तान का जिक्र किया हो? मैं क्या किया, यही तो फंस गया। बताओ फिर, जो सुन रहे हैं लोग सभी को मालूम है, जो सिख धर्म को जानने वाले, क्यों इनको नहीं ना मालूम, ये है माथा टेकने वाले। माथा टेकने वाले और माथा मारने वालों में जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने पढ़ना तो गुरु ग्रंथ साहब को है नहीं, माथा टेकना है, बस निकल जाना है। तो हम बड़े भगत हैं जी, गुरुद्वारे जाते हैं, उसको कभी उठाकर पढ़ना नहीं है। जब बाबर हिंदुस्तान में आया था तो गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारा था, एती मार पई कुरलाने तय की दर्द ना आया। ठीक है ना, उन्हें खुदा भगवान से ये बोला था भी बाबर ने इतना जुल्म किया भी तेनों की दर्द नहीं आया। तो ऐसे तो फिर गुरु नानक नास्तिक ना हुए, परमात्मा को उलामा देने वाले नास्तिक ही हुए। नहीं, वो मतलब अगर उस समय तो वो हिंदू थे। हाँ, तो हिंदू धर्म में तो ये तो रही है कि भगवान से शिकायत करना, ये तो बहुत आम चीज़ है। लेकिन अब क्योंकि अभी आज का जो इनका सिक्खी है, जो खालिस्तानियों का है, उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। उसी में एक लाइन आती है, पाप की जांजला काबलों आया हिंदुस्तान डराया। पूरा जिक्र है हिंदुस्तान का। अब मेरा ख्याल है छुट्टी करनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि मैंने जाना भी है। जी जी। और टाइम फिर मिलते रहेंगे, कोई नहीं, 9:30 हो गए, कोई नहीं, फिर मिलते रहेंगे। हाँ, मिलते तो रहेंगे। और धन्यवाद आपका, जिंदा रहे तो मिलते रहेंगे। धन्यवाद सर आपका। ओके फिर मिलते हैं। थैंक यू। ओके।